नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मनी के बारे में, मनी के कंपोनेंट्स के बारे में और मनी की कौन सी हिस्ट्री थी, मतलब कि मनी से पहले कौन सा सिस्टम चलता था, कौन से डिफेक्ट्स थे जिसके कारण मनी इंट्रोड्यूस हुई और फॉर्म्स ऑफ मनी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इट मीन्स, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक का कंसेप्ट है। क्या मतलब इसका, ये स्टॉक कंसेप्ट का क्या मतलब, व्हाट इज स्टॉक कंसेप्ट, ये तो हमने अभी तक नहीं किया। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के टू कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है स्टॉक कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट। अब ये स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझो। जब किसी चीज को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके, जब किसी भी चीज को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके, वो चीज हमारी आती है स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, जब कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काउंट कर सकते हैं। अगर आरबीआई चाहे कि मुझे पता करना है कि 31 मार्च 2020 में कितनी मनी लोगों के पास होल्ड थी, तो वो क्या ये चीज मेजर कर सकती है? 31 मार्च 2020 को वो अपने डाटा के थ्रू ये चीज मेजर कर सकती है। दैट मीन्स कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज मेजर कर ली कि कितने पैसे लोगों के पास हेल्ड थे, होल्ड में थे, उनके हाथ में थे। तो दैट्स व्हाई सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल गई कि स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है। अब इसी का एक और कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट। वो बेसिकली डील करता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक कितनी सेल हुई, 1 मार्च से 31 मार्च तक आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली जब कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं, पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए, तो उस कंडीशन को, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अभी के टॉपिक की, वो है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, और मनी की सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। हो गया क्लियर? इजी था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उसने डेफिनेशन में आगे बोला, इट रेफर्स टू दैट मनी जो कि हमारे पीपल, कंट्री के जो पीपल्स हैं उन्होंने हेल्ड करके रखी है। तो दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में जितने पीपल्स हैं उनके थ्रू हेल्ड की गई मनी, मतलब कि होल्ड की गई मनी। अब चाहे वो सेविंग अकाउंट में है, चाहे वो कैश इन हैंड है, चाहे वो करंट अकाउंट है, चाहे वो अदर अकाउंट्स है, मतलब कि वो सारी मनी जो कि उन्होंने अपने पास रखी हुई है, वो मनी हमारी सप्लाई ऑफ मनी के अंडर आएगी। तो दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड इट सेज कि हमारे इकोनॉमी में हमारे पीपल के थ्रू हेल्ड की गई मनी हमारी सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगी। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं कि हम इस सप्लाई ऑफ मनी के कंसेप्ट में गवर्नमेंट के थ्रू होल्ड की गई मनी और बैंकिंग के थ्रू होल्ड की गई मनी को काउंट नहीं करते। दैट मीन्स कि जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे तो उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के थ्रू हेल्ड की गई मनी के बारे में बात करेंगे। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर के थ्रू होल्ड की गई मनी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूड की जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों क्या है, ये एक रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं मनी की सप्लाई में।
सो दैट्स वाई इनके थ्रू की गई होल्ड मनी हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हमारी सप्लाई ऑफ मनी के टॉपिक में। चलो, अब ये तो पता चल गया कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, इसको हम कैसे काउंट करते हैं और इसमें क्या प्रिकॉशंस हम लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि पब्लिक के हाथ में जो मनी है उसका सम टोटल कहलाता है मनी सप्लाई, लेकिन इसको मेजर किया कैसे जाए, कौन सा मेथड है जो ये मेजर करता है, तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इन इंडिया देयर इज 4 मेथड्स टू मेजर मनी सप्लाई। अब इन 4 मेथड्स को उन्होंने क्या किया, M1, M2, M3, M4 इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। M1, M2, M3, M4 दीज आर 4 मेथड टू मेजर मनी सप्लाई इन इंडिया। ये इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में उनके मेजर्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होती है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी इंडिया की। तो इंडिया में ये 4 मेथड्स हैं, 4 इफेक्टिव मेथड हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं हमारी मनी सप्लाई को। अब हम इन चारों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि M1, M2, M3, M4 इनमें क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और इसके थ्रू हम कैसे मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं M1 की। M1 मीन्स मनी सप्लाई का पहला मेजर है M1। इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें तो ये मनी सप्लाई को कुछ इस तरह से मेजर करता है, C प्लस DD प्लस OD। जब हम C प्लस DD प्लस OD करेंगे तो हमारे पास M1 निकल आएगा, मनी की सप्लाई का पहला मेजर। इसमें अब C का मतलब है करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, वो करेंसी जो कि पब्लिक ने होल्ड करके रखी है इन हैंड। ठीक है, इसको इन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया, ये वो करेंसी है जो कि उनके पास अवेलेबल है इन हैंड। दिस टाइप ऑफ करेंसी इज नॉन एज C। ठीक है, दूसरी आती है DD, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? ये आपने मे बी पहले भी क्लास में से सुना होगा या कहीं से सुना होगा। DD, डिमांड डिपॉजिट, ये क्या होते हैं? ये वो अकाउंट्स होते हैं जो कि एक कस्टमर बैंक्स में ओपन करवाता है और उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि मैं जब भी चाहूँ, अकाउंट होल्डर जब भी चाहे उसमें से अपनी डिमांड पे वो पैसे निकलवा सकता है। डिमांड डिपॉजिट, कस्टमर एनी टाइम अपनी डिमांड से वो पैसे बैंक से निकलवा सकता है। लाइक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आप जब चाहो अपनी डिमांड से पैसे जमा या निकलवा सकते हो। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट। आप जब मर्जी चाहो आप पैसे देके वहां से निकलवा सकते हो, चेक के थ्रू भी आप निकलवा सकते हो, डिमांड पे डिपॉजिट। ठीक है, तो C प्लस DD, डिमांड डिपॉजिट प्लस OD, इट मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट कौन से? जैसे कि आपने RBI में कोई डिपॉजिट करवा के रखा है। बेसिकली दिस टाइप ऑफ अदर डिपॉजिट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल in our M1, but it is the part of M1, that's why we include this. ठीक है, अब ये M1 का मतलब क्या है? M1 बेसिकली मेजर करती है बेसिक मनी सप्लाई विच इज अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। वो मनी सप्लाई मेजर करती है जो कि पीपल के पास हेल्ड है फॉर ट्रांजैक्शन। वो इसके थ्रू किसी भी टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है इजीली। दिस इज द फर्स्ट मेजर ऑफ M1 which measure a basic money supply which is available for transactions। ठीक है, ये हो गया हमारा M1। अब व्हाट इज M2? तो बेसिकली M2 जो है वो M1 का ही नेक्स्ट अपडेट है। M2 में क्या है? बेसिकली M1 में हम देखते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस, लेकिन M2 मेजर करता है ट्रांजैक्शन प्लस
सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। बेसिकली M1 तो था हमारा ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, हमने मेजर करना था कि हमारी इकोनॉमी में कितने पैसे ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल हैं, वो हमने मेजर किए M1 से। लेकिन M2 इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अब इसमें हम ट्रांजैक्शन मनी के साथ हमारे पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स पड़ी हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली जो हमारी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट में नहीं आएंगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट्स देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को हम हमारे ट्रांजैक्शन पर्पस में, या इसको बोल दो डिमांड डिपॉजिट में, इंक्लूड नहीं करते। तो क्योंकि अब हम उनकी सेविंग्स को डिमांड डिपॉजिट में नहीं इंक्लूड करते, तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे M2 का कंसेप्ट आया, ताकि हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को अब हम इसमें इंक्लूड कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग M2 की क्या इक्वेशन बन गई? C प्लस DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, PS पोस्ट ऑफिस में जो हमने सेविंग्स करवा के रखी हैं वो, ठीक है। एंड दिस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, और वो जो M1 है इट इज अ नैरो कंसेप्ट। ये बेसिकली मेजर करता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के साथ हमारी मनी की सप्लाई, लेकिन M1 मेजर करता था ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी सप्लाई। ठीक है, हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं M3। व्हाट इज M3? M3 क्यों आया और इसका क्या मतलब है? जो M3 है वो भी M1 की ही अपडेट है। यस, वो M2 की नहीं, M1 की ही अपडेट है, जो क्या बताती है। अब हम M1 में इंक्लूड करते थे C प्लस DD प्लस OD, ठीक है, और M2 में हम मेजर करते थे C प्लस DD प्लस OD प्लस PS पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। लेकिन अब जो M3 है वो भी M1 की ही अपडेट है। M1 की ही अपडेट क्यों है? क्योंकि हम इसमें C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस करते हैं। अब इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हमने ऐड नहीं की, इसमें हमने बैंक्स में जो हमने नेट टाइम डिपॉजिट करवा रखे हैं। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब जो एफडीज हमने खुलवा रखी हैं, जो रेकरिंग डिपॉजिट्स हमने वहां पे खुलवा रखे हैं, उसको हम M1 में प्लस करेंगे। तो जब हम बैंक्स की बात करें, हमारे हाथ में जो मनी है वो प्लस हमारे बैंक्स में जितनी मनी है वो, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी M3 निकलेगी, मेजर ऑफ मनी सप्लाई थर्ड निकलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे हाथ में जितने पैसे हैं प्लस हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, तो इस केस में हमारी मनी सप्लाई निकलेगी सेकंड, मनी सप्लाई का जो सेकंड मेजर है। ठीक है, अब एक चीज दोबारा मैं क्लियर कर दूं, मैंने समझाई तो थी लेकिन मे बी इनडायरेक्टली समझाई थी, तो मैं उसको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूं कि मनी सप्लाई इन हैंड, M1 का मतलब था मनी सप्लाई इन हैंड। तो इट मींस कि मनी सप्लाई इन हैंड का मतलब कि वो पैसा जो कि आपके डिमांड पे डिपेंड करता है। मतलब कि दैट नॉट मीन्स कि आपके हाथ में अगर 500 का नोट है तो इट इज मनी इन हैंड। मनी इन हैंड मीन्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मीन्स कि वो पैसा जो कि वो किसी टाइम पे भी निकलवा के, चाहे उसने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा है, चाहे उसने घर पे रखा है, चाहे उसके वो पॉकेट में है, C प्लस DD प्लस OD, these three factors is known as money held by the public। अब ये तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे मनी हेल्ड बाय द पब्लिक में, क्योंकि इस कंडीशन में आप किसी भी टाइम पे किसी भी सिचुएशन में पैसे को निकलवा के यूज कर सकते हो फॉर अ ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए मनी इन हैंड इज नॉट मीन मनी आपके हाथ में जितनी है, इट मीन्स कि आपके पास करंटली ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए जो मनी अवेलेबल है, चाहे वो बैंक्स में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो इन हैंड हो। अब ये चीज को ध्यान में रखना। तो अब हम बात कर रहे हैं M3 की। तो M3 में M1 प्लस सेविंग्स, नेट टाइम सेविंग्स, मतलब कि जो FDs और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स हमने बैंक्स में खुलवा रखे हैं। तो M1 मीन्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक।
ठीक है, अब हम बात करते हैं M4 की। व्हाट इज M4? तो M4 मेजर करता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। मतलब कि M4 में हमारे सारे सेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। M4 में अब हमें क्या आएगा, M3 को खोल दो। M3 का क्या फॉर्मूला था, C प्लस DD प्लस OD प्लस, अब M3 है तो M3 में हमारे पास प्लस की जाती थी नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो M4 इज अ वाइडर कंसेप्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब M4 में हम हमारी टोटल मनी सप्लाई जो अवेलेबल है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स में हो, और चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, तो M4 इज अ लार्जर कंसेप्ट। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे इंडिया में किन 4 मेजर्स के थ्रू मनी सप्लाई को काउंट किया जाता है, और इन 4 मेजर्स के थ्रू हम मनी सप्लाई को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हमने देख लिया कि हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं इन इंडिया। ये इंडिया का सिस्टम है, इंडिया के सिस्टम में ये 4 मेजर्स देखे जाते हैं। तो ये मेजर्स करने के बाद अब हमारा जो चैप्टर है मनी सप्लाई का वो लगभग खत्म हो गया। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बना के आपके वो डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।